नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की अहम खबर आ रही है। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीमित संख्या के साथ 1 जुलाई से शुरू होगी चारधाम यात्रा, जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों के लिए शुरू होगी चारधाम यात्रा। एक वरिष्ठ अधिकारी चारों धाम के लिए नियुक्त होगा। वहीं कोविड निगेटिव रिपोर्ट यात्रा के लिए अनिवार्य होगी। तीर्थ पुरोहितों को लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन, यानी ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। भागीरथी अलकनंदा के तट पर बाढ़ मैदान परिधान क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। वहीं श्रमिकों के ओवरटाइम का भी भुगतान किया जाएगा। सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी उनके ओवरटाइम को लेकर श्रमिकों से हफ्ते में 6 दिन ही काम करवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो चारधाम यात्रा को लेकर सीमित संख्या के साथ 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और फहीम तनहा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास रहा वो बताएंगे। फहीम, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है, चारधाम यात्रा को लेकर जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे इस पर चर्चा होनी है। चर्चा हुई और उस पर एक गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दों को लेकर आज सहमति बनी है? देखिए धनराज, कैबिनेट की इस बैठक में तकरीबन 10 फैसले लिए गए हैं। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि जो चारधाम यात्रा को लेकर के महत्वपूर्ण इसमें फैसला लिया गया है। 1 तारीख से शुरू होगी और इसकी एसओपी अलग से जारी की जाएगी चारधाम यात्रा को लेकर के। इसमें ये महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे बात की गई है कि जो तीर्थ पुरोहित है उनको भी वैक्सीनेशन होगा। और न केवल तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीनेशन होगा, लेकिन जो वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है श्रद्धालुओं का, उनको नहीं, बल्कि जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होगी 72 घंटे की, उनको जाने की अनुमति होगी। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है तो हो सकता है कि वो इफेक्टेड अपने तौर पर तो ना हो, लेकिन वो कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं किसी दूसरे को संक्रमण पहुंचाने की, इसलिए आरटीपीसीआर जरूरी होगी और इसकी एसओपी अलग से जारी की जाएगी। और दूसरा इसमें की महत्वपूर्ण बात है कि जो नदियों का जो क्षेत्र है, जैसे भिलंगना, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, तो इनके जो किनारों का तटीय जो क्षेत्र है उसमें कई किलोमीटर तक अलग अलग स्थान पर चिन्हीकरण करके उसका बाढ़ परिक्षेत्र मैदान घोषित किया जाएगा। और उसका असर ये होगा कि अक्सर जब हम देखते हैं कि मानसून के समय पे बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो सबसे पहले जो तटीय इलाके होते हैं वो प्रभावित होते हैं और वहां पर बड़ा जान माल का नुकसान देखने को मिलता है। तो लिहाजा फिर वहां किस तरीके के निर्माण नहीं हो पाएंगे और जो है उनको रेगुलाइज करने के लिए सरकार से नियमावली बनाएगी। तो ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा कोविड से संबंधित जिस तरह से बात है कि जो कर्मचारी हैं उनको राहत देने की बात की गई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा परिवार कल्याण जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, 2 अलग अलग, इनको एकीकरण करने का फैसला लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में जनता दरबार लगाया। सीएम आवास के जनता दर्शन हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फरियादियों की फरियाद सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में लोग सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, आर्थिक सहायता, समाज कल्याण से संबंधित पेंशन जैसी अनेकों जन समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनका सीएम ने मौके पर ही समाधान करने के साथ ही अन्य के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम ने कहा है कि मैं देवभूमि की प्यारी जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि उनकी समस्याओं की समय समय पर नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से पूरा फीडबैक भी लिया जाएगा। बीच में कोविड काल रहा, जिसके कारण हम लोग जनता को सीधे रूबरू नहीं हो पाए थे। उन्हें जनता से मिलने का काम किया है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, सीधे सीधे सामने सामने। और जो तात्कालिक होंगे उस पर तत्काल डिसीजन लेंगे और जो थोड़ा सा उसमें समय लगने वाला होगा तो प्रोसेस के शासनादेश के जिसमें होगा तो उसमें हम लोग निश्चित है कि उसको भी जल्दी से जल्दी कैसे निपटारा हो वो हम लोग करेंगे।
वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। राज्य में कोरोना से हालात सुधरने लगे हैं, हालांकि खतरा अभी कम नहीं हुआ है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना महामारी के नियंत्रण और वैक्सीनेशन को लेकर सभी जनपदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है। सीएम ने सभी जनपदों में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम ने सभी जिलों को चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड्स, एम्बुलेंस और कोविड केयर सेंटर की तैयारी के आदेश भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से। कोरोना टेस्टिंग घोटाले पर सियासत लगातार गर्मा रही है। हरिद्वार में आज कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना पर बैठे कांग्रेस के नेता। सुभाष घाट में उपवास रखा गया है। आपको बता दें कि उपवास रखकर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस ने घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच हो, इस मांग के तहत आज उपवास कार्यक्रम रखा गया। हरिद्वार की तस्वीर है। किया गया इसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ को लेकर के काला दिवस मना रही है, ये तो बताए ना। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, अगर इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार काला दिवस मनाती तो बात समझ में आती, भाजपा काला दिवस मनाती तो बात समझ में आती। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम करें। और कुंभ घोटाले पर कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, और ऐसे में बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। तो आपको बता दें कि कुंभ घोटाले पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है, यानी उपवास रखा है हरिद्वार में। और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ये नौटंकी कर रही है। जिस समय ये सूचना मिली तत्काल इस पर एसआईटी गठित हो गई, जांच बैठ गई, तत्काल इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। और आज कांग्रेस केवल ये नौटंकी करके और कहीं ना कहीं 4.5 वर्षों में जो प्रदेश के लिए विपक्ष के तौर के जनादेश पर कुछ किया नहीं, आज केवल इस प्रकार का एक अपना नौटंकी के माध्यम से और लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ कोविड में भी लोगों की सेवा कर रही है। जिस समय बस में देहरादून से एक और बड़ी खबर। कर्मकार बोर्ड में मचे घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। विवाद को लेकर सीएम तीरथ से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि शमशेर पर जल्द कोई फैसला लें। उन्होंने फैसला लेने की गुजारिश की है। शमशेर और मंत्री हरक के बीच जारी है लगातार जुबानी जंग। जो मैटर है कर्मकार बोर्ड का, इसमें मैंने अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कहा है इसका समाधान निकलना चाहिए। मैं समझता हूं कि जल्दी इसका समाधान निकल आएगा, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में आज ही के दिन लगे आपातकाल को इतिहास का सबसे काला दिन बताते हुए आपातकाल दिवस मनाया है। मदन कौशिक ने कहा कि 25 जून लोकतंत्र की रक्षा हमारा संकल्प कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रदेश मुख्यालय में लोकतंत्र के लिए लड़ी इस लड़ाई में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। साथ ही प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आपातकाल में 14 महीने जेल में रहने वाले हयात सिंह महाराज जी को शॉल उठाकर सम्मानित किया। मैं पौड़ी जिले के सतपुली के रहने वाले 23 साल के मनदीप सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। मनदीप 11वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। मनदीप के शहीद होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की है।
तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हुए 11वीं गढ़वाल राइफल के 23 वर्षीय सतपुली पौड़ी गढ़वाल के श्री मनदीप सिंह नेगी जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका यह बलिदान नौजवानों को देश सेवा के प्रति सदा प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना 16वें दिन भी जारी है। विरोध जताने के लिए पुरोहित सुबह शाम मंदिर की 11-11 परिक्रमा कर रहे हैं। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार इस मामले में शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो तीर्थ पुरोहित सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद भी सरकार मौन बैठी है, जो काफी दुखद है। आज हमारा देवस्थान बोर्ड के में 16वां दिन है और अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं महासभा को विश्वास में लेके देवस्थान बोर्ड लागू किया गया और हम सभी चारों धामों के तीर्थ पुरोहित इस देवस्थान बोर्ड का पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। अभी तो हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कुछ दिनों के बाद हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन। वह किसान संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने डोईवाला गन्ना समिति में स्थानीय किसानों के साथ बैठक की है। किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में उन्होंने सरकार द्वारा किसानों की मांगें न मानकर हठधर्मिता अपनाने पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राजभवन में किसान राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को रोष पत्र देकर विरोध दर्ज कराने की बात कही है। इस दौरान किसी भी अधिकारी की तरफ से गलत व्यवहार करने पर खुलकर विरोध करने की बात रणनीति रही है, चाहे वो देश की जब गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए आज़ादी का आंदोलन था, तब भी धैर्य से आंदोलन किया था किसानों ने, मजदूरों ने, और किसानों मजदूरों के बेटे उस समय शहादत पाए हैं, ये इतिहास गवाह है। और आज भी तानाशाह सरकार के खिलाफ जो गुलामी की आहट देने वाले कानून हैं, उनको रिकॉल करवाने का ये आंदोलन चल रहा है और शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। यही रणनीति रही है। वहीं देहरादून में भारत सरकार की योजना के तहत पहली बार 2 ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ट्रांसजेंडर्स की सुविधा के लिए भारत सरकार ने 2019 में ये व्यवस्था लागू की थी, जिसके रूल्स 2020 में जारी हुए हैं, जिसके तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 2 ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र जारी किया। इसके तहत अपना नाम और जेंडर परिवर्तन की सूचना देकर अपना पहचान पत्र पा सकेंगे। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल बनाया था ट्रांसजेंडर्स के लिए। जैसे पहले था कि हमें अगर अपना आइडेंटिटी चेंज करना है, नाम या जेंडर, तो बहुत हैसल होता था, दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल बनाया है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ डिटेल्स आपको भरने होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है, जिसके बेसिस पे आप अपना जो पहले का डॉक्यूमेंट में जो भी नाम या जेंडर है उनको आप अपडेट करा सकते हैं। देखिए, भारत सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट का एक एक्ट जारी हुआ था, 2019 का है, और उसके रूल्स बने हैं 2020 के। इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे, उनके लिए विशेष रूप से आईडी कार्ड जो हैं वो जारी किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है विशेष रूप से इसके लिए। जो भी ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो खुद को बतौर ट्रांसजेंडर अपनी पहचान रखते हैं और अपना नाम यदि बदलना चाहते हैं बतौर ट्रांसजेंडर, और अपने आई कार्ड पर वो चाहते हैं कि जेंडर में, चूँकि आज तक मेल, फीमेल या अदर्स ही लिखा जाता है, उनको बाकायदा ट्रांसजेंडर जो उनका प्रॉपर जेंडर है उसका सर्टिफिकेट मिले, वो इस पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, वहीं डोईवाला के भनियावाला क्षेत्र में घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। गुलदार के हमले से सभासद समेत 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने गुलदार को पकड़ने की कोशिश की।
तुरंत हमारे स्टाफ यहाँ पहुँचे और बल्कि हमारे स्टाफ 2-3 लोग तो नज़दीक गए, मतलब झपट भी गया था तो पानी में कूदा, फिर वापस चला गया खेत पे। अभी तो कि थोड़ा लोगों से आप आग्रह कर लीजिएगा कि लोग शांति बनाए रखें। रेस्क्यू टीम हमारी आने वाली है और ट्रैंक्लाइज करके फिर से तब से मतलब किस तरह यहाँ से निकालेंगे। तो बड़ा है, मतलब वयस्क है और लोग तो जिनकी चारों तरफ बस्ती है तो थोड़ा डरा हुआ है, एकदम शौक में वो भी कि मैं कहाँ फंस गया जंगल से, है ना। तो देखिए लोगों को आश्वस्त करना है कि आप लोग भी सहयोग दीजिएगा कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें और जल्दी डॉक्टर नोटियाल पहुँचने वाले हैं और रेस्क्यू टीम ने जाल वगैरह हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र खिरसू के हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। लगातार छात्राओं की तरफ से परेशानियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। आपको बता दें कि छतों से टपक रहे पानी और बंदरों के आतंक से छात्राएं काफी परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में लंबे समय से पेयजल की किल्लत है। छात्रों को पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर पैदल बाजार जाना पड़ता है। हॉस्टल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है, जिसके कारण बारिश में छत से पानी टपकता हुआ कमरों के अंदर आता है। खिड़कियां टूटी हुई है, जिससे बंदर कमरों के अंदर आ जाते हैं। छात्रों ने इन समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार मांग की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहाँ जैसे रहने की व्यवस्था है वहाँ की, तो बरसात का सीज़न चल रहा है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पूरे कमरों में पानी ही पानी है, हर जगह जैसे दीवारों से, नल से तो पानी नहीं आता, पानी की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन बरसात के सीज़न में हम ढंग से ना सोते हैं क्योंकि हमें दीवार खिसाना पड़ता है। हम हर जगह पानी पानी है, जो स्टोर रूम है वहाँ से पूरी दीवार फट रखी है और अलमारी है ना, अलमारी पूरी पानी आ रहा है वहाँ से। वहाँ पे जो है ना बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है। बंदर ऐसे घुसते हैं रूम पे कि हमारे जितना भी सामान है उस बिल्कुल तहस नहस करके जाते हैं। जैसे कुछ भी लेके आ रहे हैं अपने खाने पीने का, हम स्टूडेंट हैं, एक चीज़ भी हमारे लिए बहुत वो है, लेकिन वहाँ पे बंदर आते हैं, दरवाजे से कम खिड़की से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और खिड़की सारी टूटी हुई हैं और पूरा मतलब जो जानवर हैं वहाँ पे गाय भैंस वो भी वहीं घुसती हैं, पूरा तहस नहस कर रखा। मतलब देखिए पहले भी मेरे द्वारा 2 बार वहाँ पे निरीक्षण किया जा चुका है और मैंने पूर्व में कुछ बिजली की समस्या थी, बच्चों के एग्जाम थे, तो मैंने इमीडिएटली उसको ठीक कराया था। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग होनी है, जैसे मैस में भी वहाँ पे खिड़कियाँ टूटी हैं, बंदर आते हैं तो खिड़कियाँ तो कांच तोड़ जाते हैं। ऐसी कुछ छत पे भी वहाँ पे हॉस्टल की छत पे भी काम होना है, पानी वानी टपकता है और खिड़कियाँ काफ़ी टूटी हुई हैं और पानी की भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो मेरे द्वारा सब निरीक्षण किया गया था और मैंने अपने जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं उनको ये बोला था कि आप यहाँ पे इसका एस्टिमेट बनवा करके प्रस्तुत करें और जैसे ही हमें बजट मिलता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।